30 अक्टूबर 2023 कानपुर शहर। शाम के 7:30 बज गए थे, लेकिन कुशाग्र अभी तक कोचिंग से घर वापस नहीं आया था। 16 साल का कुशाग्र 10th स्टैंडर्ड में था और उसकी कोचिंग काफी पहले ही ओवर हो गई थी। माँ के कॉल करने पर फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वक्त बीतने के साथ माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। वरना कुशाग्र जब भी लेट होता तो घर पर कॉल करके बता देता था। जब माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने टेंशन में उसके फादर को कॉल करके अपनी चिंता बताई। तो उन्होंने माँ को समझाया कि अभी टाइम ही कितना हुआ है, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ हो, परेशान ना हो, वो अभी आ जाएगा। और इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का दिल अपने बच्चे के लिए जो महसूस कर सकता है, वो दुनिया में एक माँ के सिवा कोई और नहीं कर सकता। बेचैनी और घबराहट के बीच उन्होंने उसके कोचिंग सेंटर और दोस्तों को कॉल किया। मालूम हुआ कि कुशाग्र कोचिंग आया था और अपने टाइम पर निकल भी गया था। अगर कुशाग्र ना कोचिंग में था ना अपने दोस्तों के साथ, तो फिर कोचिंग छूटने के इतने घंटों बाद भी वो घर क्यों नहीं आया था? दिल में उठते इन्हीं सवालों से उलझी माँ की नजर बालकनी में पड़े एक लेटर पर पड़ती है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसकी उम्मीद कुशाग्र के घर में किसी को नहीं थी। वेलकम टू द शो। 30 अक्टूबर 2023 रात 8:10। कुशाग्र की माँ जब लेटर खोलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कुशाग्र किडनैप हो गया था और लेटर में 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। ये खबर जैसे ही कुशाग्र के फादर के पास पहुंचती है, वो तुरंत लखनऊ के रहने वाले अपने भाई सुमित कनोडिया को कॉल करके इसकी जानकारी देते हैं। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लगभग 9:30 बजे तक लखनऊ से कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया और बाकी रिश्तेदार भी घर पहुंच जाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा था कि ये वही लेटर है जो किडनैपर्स ने भेजा था, तो इसलिए पहले मैं आपको इसे पढ़कर सुनाता हूं, फिर हम इसे एनालाइज करेंगे। और इसमें लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे के बाद आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ नहीं, अब अल्लाह पर भरोसा रखो। इस लेटर का जो दूसरा पेज है उसमें लिखा है कि आपसे निवेदन है कि आप ये बात न पुलिस, न ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली और न ही अपने अगल बगल किसी को बताए कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो, और पैसे लेकर रात 2 बजे तक कोका कोला चौराहे पर मिलना। जैसे पैसे मेरे हाथ आएंगे, ठीक उसके 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके घर में होगा। और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूंगा, फिर आपको फोन करूंगा, और कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात अगर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो दोस्तों, यही था वो लेटर जो किडनैपर्स ने भेजा था। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि एक ही लेटर में इस्लामी शब्द और पूजन वाले झंडे की बात किडनैपर ने की है, जिससे साफ है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। लेटर के 2nd पेज में लखनऊ वाली फैमिली का जिक्र किया गया है, यानी ये क्लियर है कि किडनैपर कोई करीबी है जो सभी को अच्छी तरह से जानता है। घर वाले बिना और देरी किए पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करती है, साथ में घर वाले कुशाग्र की खोज में लग जाते हैं। सिंस वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, इसी वजह से वो सबसे पहले वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि लेटर घर पर कैसे आया और कौन लेकर आया। सिक्योरिटी गार्ड से मिली इंफॉर्मेशन का इस केस में क्रिशन रोल था, क्योंकि वो बताता है कि स्कूटी से एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट पहने आया था और बोला कि ये जो लेटर है इसे मनीष कनोडिया को देना है। गार्ड ने कहा कि मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने उस लड़के से कहा कि लेटर तुम खुद देकर आओ और अपना रुमाल और हेलमेट उतार कर अंदर आना। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर गया, मैं स्कूटी के पास पहुंचा। अब स्कूटी के आगे की नंबर प्लेट ब्लैक पेंट से कवर थी और पीछे के नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था। ये देखकर मुझे शक हुआ, तो इसीलिए मैंने कपड़े को हटाकर नंबर नोट कर लिया। हमने अभी लुधियाना के दिलरोज का केस कवर किया, जिसमें गार्ड की अलर्टनेस की कमी की वजह से कैसे एक जिंदगी पर भारी पड़ी। वहीं इस केस में गार्ड की होशियारी इस केस के लिए बहुत ज्यादा अहम थी। यूपी 78 ED 2204, यही वो स्कूटी का नंबर था जो पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड से मिला था। घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज में भी स्कूटी देखी गई थी। तो ऐसे में बिना समय गवाए तुरंत इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये स्कूटी रचिता नाम की है
और ये उम्मीद कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी, क्योंकि रचिता न सिर्फ कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी, बल्कि उसका उनके परिवार में एज अ फैमिली मेंबर आना जाना था। और यही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही फिक्रमंद रचिता लगातार घर वालों को कॉल करके कुशाग्र के बारे में अपडेट ले रही थी। तो क्या रचिता ही इसके पीछे मास्टरमाइंड थी या फिर कोई और भी था जो उसको फंसा रहा था? किडनैपिंग के केसेस काफी सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी गलत स्टेप, जरा सी भी चूक विक्टिम की जान खतरे में डाल सकती है, खासकर जिसने फिरौती और पुलिस को इन्वॉल्व न करने की धमकी दी हो। उसमें अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है तो बेहद जरूरी होता है कि विक्टिम जल्द से जल्द किडनैपर्स के चुंगल से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपर को भनक लग गई तो उस विक्टिम की जान को खतरा हो सकता है। कुशाग्र की किडनैपिंग में रचिता का कितना हाथ है, ये पता करना अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सच में मिली हुई है तो ऐसे में उसको इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक भी डिटेल का पता चलना कुशाग्र की जान को खतरे में डाल सकता था। इसीलिए कुशाग्र की फैमिली मेंबर इस सिचुएशन को काफी स्मार्टली हैंडल करते हैं। परिवार के कुछ खास लोग पहले रचिता के घर जाते हैं और बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। रचिता बताती है कि स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से थोड़ी दूर ओम नगर में रहता है। घर वालों के प्रेशर पर रचिता उन्हें प्रभात के घर ले जाती है। रचिता की स्कूटी सच में प्रभात के घर पर ही खड़ी थी। घर वाले यहाँ भी पेशेंस से काम लेते हैं और ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते कि उन्हें दोनों पर जरा सा भी शक है। वो प्रभात को इंसानियत के नाते कुशाग्र को खोजने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। कुशाग्र के चाचा रचिता के स्कूटी से प्रभात के साथ पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के नाम पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पुलिस कुशाग्र के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखती है, जिसमें एक लड़का रुमाल बांधे और हेलमेट लगाए रचिता की स्कूटी से आते देखा गया। पुलिस कोचिंग सेंटर भी गई और वहां की सीसीटीवी फुटेज में कुशाग्र कोचिंग ओवर होते ही बाहर जाते देखा गया। लेकिन दूसरी सीसीटीवी फुटेज में तकरीबन 4:15 बजे पुलिस ने देखा कि कोचिंग और घर के बीच एक लड़का कुशाग्र से लिफ्ट मांगकर उसकी स्कूटी पर बैठ गया, लेकिन स्कूटी घर की तरफ न जाकर अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती है। दूसरी तरफ कुशाग्र के घर वाले रिपोर्ट दर्ज करवाने के नाम पर रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाकर पड़वा देते हैं। रचिता और प्रभात समझ ही नहीं पाए थे कि कैसे होशियारी से उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अब सच क्या है ये जानने के लिए पुलिस पहले प्रभात को इंटेरोगेट करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उल्टा जब पुलिस स्कूटी के बारे में पूछती है तो वो साफ मुकर जाता है और न ही एक्सक्यूज देता है कि स्कूटी का नंबर चेक कर सकते हैं। एक्चुअली में प्रभात ने बड़ी चालाकी से स्कूटी नंबर प्लेट UP 78 ED में F को E कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती से रचिता टूट गई और सारा प्लान पुलिस को बता दिया। अब पुलिस ने प्रभात से कहा कि रचिता ने सारा सच उगल दिया है, भला इसी में है कि तुम भी अपना पूरा प्लान बता दो। फाइनली प्रभात भी अपना मुंह खोलता है और पुलिस को पूरी प्लानिंग बताना शुरू कर देता है। प्रभात ने बताया कि इस प्लान में उसका एक दोस्त आर्यन उर्फ शिवा गुप्ता भी शामिल है और वो आर्यन ही था जो लेटर लेकर कुशाग्र के घर गया था। प्रभात उस वक्त था तो आर्यन के साथ, बट कुशाग्र के घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास ही रुक गया था। कुशाग्र की स्कूटी उन लोगों ने वहीं खड़ी की थी जो पुलिस ने बरामद कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कुशाग्र कहां पर है। पुलिस के कहने पर प्रभात उन्हें अपने घर लेकर गया। जब पुलिस प्रभात के घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो घर के एक स्टोर रूम का दरवाजा खुलते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। रूम में कुशाग्र की बॉडी पड़ी थी, दोनों हाथ बंधे हुए थे और गला रस्सी से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। कुशाग्र का मर्डर रस्सी से गला घोटकर किया गया था। ये मंजर कुशाग्र की फैमिली के लिए बड़ा ही दर्दनाक था। कुछ घंटे पहले ही तो वो सही सलामत उनकी आंखों के सामने था। आसपास के लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनके पड़ोस में उसका कत्ल हो गया था और उनको भनक तक नहीं लग पाई थी। पुलिस की नजर प्रभात के घर आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और जब उसकी फुटेज चेक की गई तो उनके हाथ एक अहम एविडेंस लगा। उसी शाम पहले और उसके पीछे कुशाग्र जाता दिखाई देता है, लेकिन आधे घंटे बाद प्रभात अकेले ही आते दिखा। ये वही रूम था जहां प्रभात ने 16 साल के निर्दोष कुशाग्र का मर्डर कर दिया था। कुशाग्र के परिवार और पुलिस वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुशाग्र का खून हो जाएगा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही घर पर वो लेटर मिला था जिसमें किडनैपिंग और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। कुशाग्र के फादर मनीष कनौडिया का टेक्सटाइल का बड़ा बिजनेस था और फैमिली फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग थी। कुशाग्र 10th क्लास में पढ़ता था और रचिता उसकी ट्यूशन टीचर थी जो 2 साल पहले तक उसे पढ़ाती थी।
लेकिन रचिता का कुशाग्र के घर आना जाना था, क्योंकि वो उनके लिए फैमिली मेंबर जैसी थी। 13 अक्टूबर को कुशाग्र के घर एक पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ शामिल होती है। कुशाग्र के घर की शान और शौकत देखकर प्रभात के मन में लालच और दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। वो रचिता को लालच देता है कि कुशाग्र की किडनैपिंग करके इनसे 30 लाख रुपए की डिमांड करेंगे और उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। अब पैसों के बारे में सुनकर रचिता के मन में भी लालच आ जाता है। रचिता के माँ बाप नहीं थे और उसके भाई बहन हिमाचल प्रदेश में रहते थे और वो अकेले ही कानपुर में रहती थी। प्रभात और रचिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसीलिए ये प्लान उनको एक नई जिंदगी शुरू करने का एकमात्र रास्ता दिखा रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर कुशाग्र की किडनैपिंग का प्लान बनाया और उनको अपने प्लान पर इतना कॉन्फिडेंस था कि न सिर्फ उन्होंने अपने लिए एक नई कार बुक कर दी थी, साथ ही हिमाचल प्रदेश में हनीमून का भी प्लान बना लिया। प्रभात इस प्लान में अपने दोस्त आर्यन गुप्ता को भी शामिल कर लेता है, जिसके साथ मिलकर कई दिन कुशाग्र की रैकिंग करता है ताकि उसके आने जाने वाली रूटीन की पूरी जानकारी हो जाए। प्रभात ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब कुशाग्र कोचिंग से छूटा तो वो जानबूझकर उससे टकराया और अपने घर तक के लिए उसने लिफ्ट मांगी। कुशाग्र पहले से ही प्रभात को अच्छी तरह पहचानता था, इसीलिए इंसानियत के नाते उसे घर तक छोड़ने चला गया। प्रभात ने कुशाग्र से घर के अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट के साथ कोल्ड ड्रिंक का ऑफर किया। प्रभात के शैतानी इरादों से अनजान मासूम कुशाग्र उस घर के अंदर चला जाता है और उसे क्या पता था कि अब वो इस घर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। प्रभात पहले से इस अपराध को अंजाम देने के लिए तैयारी कर चुका था। पहले उसने कुशाग्र को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके हाथ और पैरों को रस्सी से गला घोंटकर मार दिया। रचिता, प्रभात और आर्यन, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुशाग्र के परिवार वाले तीनों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब जिन किडनैपर का प्लान पैसा मिलने के बाद बंधक बने शख्स को छोड़ देने का होता है, वो कभी उसे अपना चेहरा या आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देते। इस केस में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर प्लान किडनैपिंग का था तो फिर प्रभात सामने से आकर कुशाग्र से क्यों मिला और फिर अपने घर ले जाकर सीधे उसका मर्डर क्यों कर दिया। कुछ न्यूज चैनल ने तो अपनी हद पार कर दी और वो टीआरपी के लिए इतने भूखे थे कि कुशाग्र और रचिता के बीच लव एंगल दिखाने लगे और प्रभात को एक जेलस पार्टनर बताकर क्राइम की मोटिव को ही बदल दिया। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इसके टीचर रचिता और स्टूडेंट कुशाग्र के बीच एक बड़ा एज डिफरेंस था और कॉल रिकॉर्ड्स में यह निकलकर सामने आया कि उन दोनों के बीच पिछले 2 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई थी। खुद पुलिस ने भी इस बात को सिरे से नकार दिया और इन सारे स्पेकुलेशंस को बेबुनियाद बताया। शायद न्यूज चैनल ये भूल गए कि ऐसी वेस्टलेस बातों का कुशाग्र की फैमिली पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने अपना मासूम बेटा खो दिया। ये केस दिखाता है कि कैसे चंद पैसों के लालच में एक टीचर, एक गुरु जैसे समाज में हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, वो न सिर्फ उस मासूम को बल्कि उस परिवार के साथ धोखा करती है जिसने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। कुशाग्र की फैमिली ने बताया कि उनके लिए रचिता उनकी बेटी जैसी थी, वो अनाथ थी, इसीलिए वो उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाने को भी तैयार थे। समझने वाली बात यह है कि फिर रचिता को वो सब ऐसे ही मिल जाता जो वो चाहती थी, लेकिन रचिता और उसके बॉयफ्रेंड के लालच का शिकार निर्दोष कुशाग्र बन गया। इसी वजह से ये था आज का केस और हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें।